हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी का एसबीआई क्लर्क 2025 प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। एग्जाम की डेट जो है आपकी 2021 और 27 सितंबर है। इसमें आई होप आप सभी ने अभी तक डाउनलोड कर लिया अपने एडमिट कार्ड और समझ लिया है कि आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है। रिपोर्टिंग टाइम आप ध्यान रखो कि उसी हिसाब से आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है एग्जाम सेंटर पे, और जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं आप उनको अपने पास रखिए पहले से ही। ओके, अब इन दिनों में जो हम सोचते हैं कि हम ये प्रिपेयर करके जाएंगे, ये प्रिपेयर करके जाएंगे, राइट। हम बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, पजल के क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चन, सब कुछ हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, एनालाइज करते हैं, ये सब कुछ, ये हमारी प्रेपरेशन जर्नी हो गई, राइट। अब आता है जो मेन पॉइंट है, हमारा जिस दिन एग्जाम होगा हम अपनी प्रिपरेशन को, हम जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने लर्निंग ली है, जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी, हम उसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने एग्जाम के दिन, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये भी डिसाइड करता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी और आपके अच्छे अटेम्प्ट रह पाएंगे या फिर नहीं रह पाएंगे। वाई? बिकॉज कई बार क्या होता है कि इवन वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस इन टाइम विदाउट इम्प्रॉपर स्ट्रेटेजी, विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, सॉरी, कि मतलब क्या होता है कि हमने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, हम वहां पे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट ही करने लग गए। तो हमारे जितना हम सोच के जाते हैं ना, सपोज हमने सोचा कि मैं तो 90 अटेम्प्ट कर लूंगा या मैं तो 80 अटेम्प्ट कर लूंगा, उतना हमारा अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर दिया जो हमें अभी तक हैबिट ही नहीं थी। इसका मतलब जो हमारा माइंडसेट था, जिस तरीके से हमने अपने माइंड को ट्रेन किया था, वो हमने उसी दिन जाके चेंज कर दिया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई हुई है उसी को फॉलो करते हुए अपने हर एक सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है और एक अच्छा ओवरऑल अटेम्प्ट निकालना है अपने एग्जाम के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, वो बहुत आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीजनिंग का जो सेक्शन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि कैसे आप इसको अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चीजों को समझेंगे, क्या क्या वेटेज रहती है टॉपिक्स की, और उसके बाद कैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे हम, और ये आपको नेक्स्ट एग्जाम्स में भी काम ही आएगा। और उसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ पे कि हम एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करें। मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर एक टेस्ट भी दिखाऊंगी कि हम अगर एक टेस्ट ओपन करते हैं और उसके अंदर रीजनिंग सेक्शन जब हम ओपन करेंगे तो हम कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस से डील करेंगे। मैं क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कराऊंगी, क्योंकि बिकॉज आपने देखा होगा हमने बहुत सारे जो मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, कवर किए हैं रीजनिंग के भी, इसी चैनल पर आपको दिख जाएंगे। एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क का जो आपके 30 डेज 30 मॉक टेस्ट वाली सीरीज थी, उसमें हमने ऑलरेडी 10 रीजनिंग के टेस्ट कवर किए हैं, तो आप उनसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सेक्शन को गो थ्रू कैसे करना है, सेक्शन को हैंडल कैसे करना है, ताकि हम रीजनिंग में बहुत अच्छा अटेम्प्ट निकाल पाए। अब बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या हम 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं रीजनिंग में। ये बहुत मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता रीजनिंग में कि आप 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट नहीं ला सकते, आप बिल्कुल ला सकते हो। क्या हमारे 30 जो क्वेश्चन है, मतलब 30 स्कोर आ सकता है 35 में से? बिल्कुल आ सकता है। 30 जो प्लस है, 30 प्लस आपके स्कोर आराम से आ सकते हैं एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में, अगर आपने अच्छे से स्पीड बनाई हुई है, एक्यूरेसी साथ में रखी हुई है। तो मतलब जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो सब के सब क्वेश्चन सही हैं, तो 30 प्लस आपके आराम से आ सकते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज की इस वीडियो में, एंड वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए। हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश आपका आता है, जिसमें आपके पास 30 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, और आपके 35 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, और आपके 35 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस है हमारे। टाइमिंग हमें 20 मिनट का मिला है। ये 20 मिनट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना दिखाना है आपको, जितना भी मतलब सीखा है आपने, जितनी स्पीड आपने बनाई है, वो इन 20 मिनट्स के लिए अभी आपने बनाई हुई है, ठीक है। तो ये 20 मिनट्स में हमें 35 क्वेश्चंस को डील करना होता है। तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं? अब आप जब ये इन 35 क्वेश्चंस में देखोगे तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे, सिलॉक्स के क्वेश्चन होंगे, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ये तो होगा ही होगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस, अब ऐसा है कि सारे के सारे मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं आपके बाकी के, वो नहीं आते। जैसे कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, डायरेक्शन सेंस आ जाएगा,
और इनइक्वालिटी आ जाएगा, बाकी दूसरे नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा आपके पास हो सकता है इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे जो ये टॉपिक्स हैं आपकी, यहाँ तक जो टॉपिक हैं उनके बीच में मतलब कुछ टॉपिक किसी शिफ्ट में आ जाएंगे, कुछ टॉपिक किसी शिफ्ट में आ जाएंगे, और सबसे ज्यादा हायर वेटेज आपकी इसी की रहेगी, किसकी, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की ही। 20 से 22 क्वेश्चंस आपको आराम से यहाँ पे से देखने को मिलेंगे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे क्लर्क के पेपर में। तो ये हमारे टॉपिक्स का डिवीजन होता है एग्जाम के अंदर। ओके, अब आपको इसका मतलब जो मैंने ये बोला है, ये वेटेज जो हाईएस्ट है, इसका मतलब सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल सॉल्व करना ही पड़ेगा। इनको स्किप करके आप एक अच्छा अटेम्प्ट नहीं निकाल सकते, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर जिसने यहाँ पे सोचा कि मेरी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट मुझे नहीं सॉल्व करना है, बिना इसके हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि दूसरे सेक्शंस आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां जाके आपने सारे मार्क्स निकाल लिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे प्रिपेयर कैसे करेंगे रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए आप लोग क्या करते हो? रीजनिंग के लिए आप लोगों ने अभी तक पजल्स एंड सिटिंग, पजल्स को अलग से प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट को अलग से प्रैक्टिस किया होगा, ब्लड रिलेशन को अलग से प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, डायरेक्शंस को अलग से प्रैक्टिस किया होगा, इनइक्वालिटी को अलग से प्रैक्टिस किया होगा, सिलॉक्स को अलग से प्रैक्टिस किया होगा, है ना, अल्फा न्यूमेरिक्स को अलग से प्रैक्टिस किया होगा। ये सारी चीजें आपने डिफरेंट क्वेश्चंस आपने इनके अलग अलग लगाए होंगे। जैसे कभी 50 क्वेश्चंस इसके लगा लिए, 50 क्वेश्चंस इसके लगा लिए, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इसके लगा लिए, 20 से 25 क्वेश्चन इसके लगा लिए, 20 से 25 क्वेश्चन इसके लगा लिए, ठीक है, इनके लगा लिया आपने 50 क्वेश्चन। तो ये आपकी स्पीड बढ़ाता है। जब आप ऐसे करके ये बहुत सारे सेट एक साथ लगाते हो, तो ये धीरे धीरे आपको इन क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखाएगा हर एक टॉपिक के साथ में। उनको कमांड कैसे करना है वो आपको सिखाएगा। कमांड क्यों जरूरी है यहाँ पे? क्योंकि हमें क्वेश्चंस देखते ही, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही हमें समझ आना चाहिए कि हम ये सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हम समझेंगे, ये तो हो गया प्रिपरेशन पार्ट। अब एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट ओपन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहिएगा। तो आपका जो अटेम्प्ट होगा, रीजनिंग सेक्शन आपका ओपन होता है। अगर पहले भी आता है या फिर बीच में भी आता है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए। पहली बात तो नर्वस मत रहिएगा अगर किसी एक सेक्शन में आपके कम भी अटेम्प्ट रह गए हैं। जो आपने टारगेट बनाया था कि मेरे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे या 25 हो जाएंगे, बट 20 ही हुए या 15 ही हुए, तो दूसरे सेक्शन में उस चीज को मत आने देना। मतलब अपना कामनेस आपको बना के रखना होगा। डिमोटिवेट लास्ट तक मत होना। उसके बाद भले ही घर जाके रो लेना थोड़ा सा, पर पेपर के बीच में कुछ भी मत सोचना ये सब, ठीक है, क्योंकि कई बार हमारा जो परफॉर्मेंस होती है वो खराब हो सकती है। अब आपके पास है कि जो सेक्शन है हमारा रीजनिंग का, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। रीजनिंग सेक्शन में ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि पहले पूरा सेक्शन आप गो थ्रू कर रहे हो, ये बिल्कुल भी मत करना आप, ठीक है। उसको कोई फायदा नहीं है प्रीलिम्स में, क्योंकि 20 ही मिनट में, 20 मिनट में आपने 2 से 3 मिनट ऐसे गो थ्रू करने में वेस्ट कर दिया, तो क्या फायदा है ना। तो आपने क्या करना है, आपने जो 1 by 1 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग में, 1 by 1 क्वेश्चन आएगा, वो आपने देखते रहना। आता है तो सही है, सॉल्व करो, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे। आता है सॉल्व करेंगे, 1 मिनट में समझेंगे, आ रहा है नहीं तो आगे बढ़ना है। उसको बात के लिए छोड़ दो, टाइम मिलेगा तो सॉल्व कर लेना थोड़ा और दिमाग लगा के, नहीं तो फिर ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपको हर एक क्वेश्चन आता ही हो, हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही हो जाए, क्योंकि इसी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो इतनी रीजनिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको देखना है कि मेरे पास जब सेक्शन खुलेगा, मेरे पास अगर पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है, थोड़ा अगर लॉन्ग पजल, लॉन्ग सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा दिख रहा है आपको, तो मतलब उसको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है रीड करने में, टाइम नहीं लगाना है रीड करने में, आगे बढ़ो। आपको जो सिंगल लाइन है, जैसे इनइक्वालिटी या सिलॉक्स का क्वेश्चन पहले खुल गया, बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं दोनों, बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं आपको। इनइक्वालिटी और सिलॉक्स का टॉपिक कोई खुल गया तो इनको सॉल्व करो, ठीक है। अब उसके बाद जो 1 by 1 आता है, चाहे पजल आती है तो पजल सॉल्व करो, कोई और क्वेश्चन आता है तो कोई और क्वेश्चन सॉल्व करो। मिसलेनियस में भी आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन अभी कर लेना चाहिए, ये वाला सॉल्व कर लो। जैसे एक मीनिंगफुल वाला क्वेश्चन आता है, तो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड वाला जो आप है वो लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्यूरेसी हमारी वीक हो सकती है, तो उसको अगर टाइम बच रहा है तो लास्ट में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। अब सेक्शन के अंदर हम कैसे गो थ्रू करने वाले हैं इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक टेस्ट ओपन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पूरा कोर्स है, तो कोर्स के अंदर ही आपको टेस्ट अगर मिलता है, हम फुल लेंथ टेस्ट खोल लेते हैं, ठीक है। आपके
एसबीआई क्लर्क का फुल लेंथ टेस्ट हमने ओपन कर लिया। यहां पे से हम और सेकेंड वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये टेस्ट देख दिया, ये वाला ये हमने ओपन कर दिया, ठीक है। अब आपका ये इंग्लिश खुल गया है, तो इंग्लिश को सबमिट कर देते हैं और इसके बाद आपका क्वांट्स खुल रहा है, तो क्वांट्स को सबमिट कर देते हैं। हम सिर्फ रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे। अब ये आपका रीजनिंग ओपन हो गया। अब जैसे ही हमने रीजनिंग अटेम्प्ट मतलब ओपन किया, तो आप दिख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास टाइमर स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन जैसे ही दिखा, इसको अब आप अटेम्प्ट करोगे। अब इसमें आपने क्या करना है, विद इन मतलब सेकेंड्स ये अटेम्प्ट होना चाहिए, विदाउट एनी पेन। आप पेन नहीं चला रहे हो, आप दिमाग चला रहे हो, और ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे से अटेम्प्ट हो गया। आपने अटेम्प्ट किया, फटाफट से आप नेक्स्ट बढ़े। यहाँ पे से आपने कुछ ना कुछ क्लिक कर दिया होगा, ठीक है, आंसर निकाला। ये सारे आपने अटेम्प्ट करने, ये नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आ गया। अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, क्या आप इसको स्किप करोगे कि लास्ट में सॉल्व करोगे? नहीं, इसको भी यहीं पे सॉल्व करना है। आपने कोई आंसर दिया, फटाफट से आपने इसको नेक्स्ट किया। अब सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया, आपने ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे से अटेम्प्ट करने हैं। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में, हमारे पास जो इंटरफेस होता है वहां पे हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आ रखा होता है कई बार, मतलब सॉरी, आपका जो इंटरफेस होता है वो हमारे पास थोड़ा सा मतलब उसमें फॉन्ट बड़ा होता है ना। अब फॉन्ट में कुछ चीजें नीचे नीचे रह जाती है, हमें जो ऑप्शंस है उन्हें नीचे तक देखना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है माउस को नीचे तक, और उसके बाद होता है स्क्रॉल, तो काम नहीं करता है वहां पे। अब आपके पास क्या है कि ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे ये मुझे ऐसे करके ऊपर जाना पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना जब भी आप ऑप्शंस को देखोगे तो सारे ऑप्शंस को जरूर ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, ये वाला भी आपने अटेम्प्ट किया होगा, फटाफट से आपने यहाँ पे कोई आंसर दिया, आपने नेक्स्ट मोड़ा। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में, जो थोड़ा मेरे माउस काम नहीं कर रहा होता है या कुछ काम नहीं कर रहा होता, तो वहां पे भी नर्वस नहीं होना है, वहां पे बिल्कुल अशांति नहीं फैला देनी है अपने मन में। आपको बस कोई दिक्कत नहीं है, आराम से माउस को लेके जाओ, यहाँ पे फटाफट से सर्कल पे क्लिक करो और आगे चलो, मतलब सर्कल पे क्लिक करो, फटाफट से आगे चलो। अब जैसे यहाँ पे ये पजल आ गई मेरे पास, राइट, मंथली बेस पजल है। अब जनवरी फरवरी मेरे पास 8 पर्सन है, 8 मंथ्स है। अब ये इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके पास है, मतलब इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपके पास पर्सन्स को मंथ में अरेंज करना है। तो अगर जैसे आपको लगता है आप बहुत अच्छे हो पजल्स वगैरह में, तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आपने 7 से 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो। इनइक्वालिटी आपने सॉल्व कर लिया, सिलॉक्स आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको दिख रहा है कि चलो यहाँ पे सिर्फ मंथ्स है, सिर्फ पर्सन्स है, अभी अटेम्प्ट करो इसको, बाद के लिए मत छोड़ो। बाद के लिए क्या क्या छोड़ लोगे आप, क्योंकि हाईएस्ट वेटेज तो वैसे ही इस सेक्शन के 3-4 सेट तो आने ही आने हैं, राइट। तो अब आप क्या करोगे, इसको यहीं पे अटेम्प्ट करोगे, यहीं पे अटेम्प्ट करिए और आपने फटाफट सॉल्व किया। सपोज कहीं पे फॉर एग्जाम्पल सपोज नहीं हो पा रहा, 1 मिनट लगा के आपको लग गया कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, 2 मिनट लगा के हो रहा है, नहीं होगा, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू करो, और यहां से आपको पता है 3 से 4 सेट आने वाले हैं, तो एक एक करके मत अब अटेम्प्ट करो, डायरेक्ट जाओ यहाँ पे आप 12th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारे पास 5 सेट हो गए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन खुल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्ट आप 8 से शुरू हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप 13वें पे क्वेश्चन पे चले जाओ। नेक्स्ट आपके पास अगेन एक पजल आई हुई है। अब ये क्या है, एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। अब जिस पर्सन को ये आता है तो करो सॉल्व, नहीं तो मुश्किल लगता है तो इसको आप बाद के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे, अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आप अधूरा छोड़ोगे, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन अधूरा छोड़ना हमारे लिए गलत हो जाएगा बाद के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से आपने सॉल्व किया। अब आपको पता है 5 क्वेश्चन इस पे आने आने हैं, फटाफट से आपने 5 क्वेश्चन को आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप यहाँ पे से आगे बढ़ो। अब ये क्या है, ये पेयर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे क्या है आपका डिजिट्स पे काम चल रहा है। अब तो ये जो डिजिट्स हैं, सिंपल आपने निकालना है इसका आंसर। अपने रफ नोट शीट बुक में ये नंबर को लिखोगे, आंसर को निकालोगे। आपने कोई भी आंसर यहाँ पे से किया, फटाफट से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक कंपैरिजन नहीं, ये एक ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में अगर आप एक वीक पर्सन हो, ब्लड रिलेशन में अगर आप एक वीक हो, मतलब आपको लगता है मेरे कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, तो हम यहाँ पे से इसको स्किप कर सकते हैं। बट वैसे तो आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आसान होते हैं, सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नेम्स कंफ्यूजिंग है कि अमन, अंकुर, अमित, अनु, अंकुश, अंकित एंड आकाश, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब अगर मैं थोड़ा और ध्यान से देखूं तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आई थिंक ये आपके पूरे 7 पर्सन्स हैं और ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, तो आप चाहो तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे यहाँ पे से बढ़े, 3 क्वेश्चन हैं इस पे। अब आपके एक स्क्वायर अरेंजमेंट आ गई। अब स्क्वायर अरेंजमेंट में सिर्फ पर्संस को बिठाना है, फटाफट से स्क्वायर बनाओ। जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में हमेशा बनना ही बनना चाहिए, वो आप पेपर पे अलाउ नहीं कर। जैसे कि कई बार देखो कुछ लोगों का थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस फास्ट होता है तो दे कैन थिंक, बट अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक नया केस निकल पे आ पा रहा है और क्या मैं इसी केस में मतलब हम थोड़ा सा सोच के इसको सही कर पा सकते हैं, बट आपको टाइम लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है फटाफट से एक केस बनाओ और अपनी क्लैरिटी ला दो, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे कहीं पे भी, ठीक है। फटाफट से, जैसे कि अब आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर में सिर्फ पर्संस को रखना है और कुछ नहीं रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं। कोशिश करिएगा कि जैसे आपके पास 4 जो भी सेट है उसमें 5 क्वेश्चन आए हैं तो पांचों के पांचों ही आप सॉल्व करो वहां पे, ठीक है। और ये इन क्वेश्चंस में इंडिविजुअल क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। कुछ पजल्स ऐसी जरूर होंगी जो आपके 2 से 2.5 मिनट में भी सॉल्व होंगी, कुछ 4 मिनट में भी सॉल्व होंगी, तो एक अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपको यहाँ पे इनके लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे से किया तो 1 बाय 1 आप क्या कर रहे हो, आप 1 बाय 1 जो ओपन हो रहा है उसे सॉल्व कर रहे हो, आप कुछ सर्च नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि वहां मतलब हम बार बार सर्च करेंगे, ये क्वेश्चन पिक किया फिर ये क्वेश्चन पिक किया, ऐसा नहीं होगा। फ्लो में चलोगे आप लोग, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे से अटेम्प्ट करके अब ये वाला क्वेश्चन आ गया जैसे ही, तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी 2-3 क्वेश्चन होंगे आपके। उसके बाद हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गया। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखो काफी लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं काउंट करने में या फिर थोड़ा सा समझने में, तो हो सकता है तो आप इस क्वेश्चन को बाद में भी सॉल्व कर सकते हो और हो सकता है तो आप इस क्वेश्चन को साथ के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि हमारा ये एंड पे आ चुका है तो हम इसको ऑब्वियसली सॉल्व ही करेंगे। अब जैसे कि अगर आपने देखा कि चलो मेरे पास यहाँ पे से 4 मिनट या 3 मिनट बचे हुए हैं, अब 3 या 2 मिनट में अब आपने क्या करना है, जो छोटा क्वेश्चन बचा हुआ था, जैसे मान लो कोई पजल अधूरी रह गई है तो 2-3 मिनट बचे हुए हैं तो आप जाके उसको थोड़ा देख सकते हो, बट कोई नई पजल आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें काफी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको रीड करनी है और आपके सिर्फ पजल का सेट मान लो सॉल्व हो पाएगा पर पूरे क्वेश्चन तक आप नहीं जा पाओगे। उससे अच्छा क्या करो, अगर कहीं पे आपने सिंगल क्वेश्चन कोई बचाया हुआ है, सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन, उसको जाके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब हम आराम से, अगर आप ध्यान दो, आराम से हम 35 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। कई बार क्या होता है पहले पहले क्वेश्चन हमारे थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, लास्ट में हमारे थोड़ा आसान रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप 35th क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं रहे हो, ये तो हमारा बिल्कुल मतलब आप स्पीड में बहुत पीछे हो अभी, ठीक है। 35th क्वेश्चन तक आपने देखना ही देखना है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। आपने सबमिट किया यहाँ पे से, फिर आपके जो है मार्क्स वार्क्स आ जाएंगे, ओके। यहाँ पे से हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर को अटेम्प्ट हम कैसे करेंगे, ओके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने रीजनिंग सेक्शन में क्या 35 आप अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत आराम से। 35 अटेम्प्ट, और मतलब मैं आपको यहाँ पे बताया 32 to 35 आप अपने अटेम्प्ट्स का टारगेट रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये अचीव नहीं हुआ या फिर ये आप सोच के ही चलोगे कि इतने ही करने हैं तो ही हमारा हो पाएगा। वहां पे थोड़ा काम ही रहना पड़ता है। देखो एग्जाम में ना चीजों से काम ही रखना है। ऐसा अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट भी है, आपको लग रहा है कि क्या होगा इसके बाद, वो हेल्प करने ही नहीं वाला। ये इज दिस थॉट गोइंग टू हेल्प यू, नो, है ना, नो। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल काम माइंड से रखना है अपने आप को। दूसरे से सुन रहे हो, कई बार काफी लोग स्टूडेंट ऐसे भी होता है जो अपने इधर उधर थोड़ा ध्यान देते हैं और देखते हैं कि उन्होंने तो पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है, बस मेरे तो रेडी हो रखे हैं। ये नहीं सोचना है, आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दोगे, डिस्टर्ब नहीं होगे, ठीक है। पानी की बोतल साथ में रखो, थोड़ा सा लग रहा है तो पानी पी लो साथ के साथ, ठीक है। तो 32 to 35 अटेम्प्ट आप रीजनिंग में रख सकते हो, कोई इंपॉसिबल बात नहीं है। 20 मिनट्स काफी होते हैं, लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाँ, अगर थोड़ा सा एसबीआई ने अगर ट्राई किया कि चलो थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा लेते हैं, तो वहां पे भी हमें उस हिसाब से हैंडल करना है। हल्का सा अगर लेवल बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली आपके अटेम्प्ट कम होंगे, और साथ ही बट ध्यान रखना एक्यूरेसी रखनी ही रखनी इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए पर मेरे 5 गलत हो गए तो 25 में से अब मुझे मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट, तो वो नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें थी। आई होप आप रीजनिंग में बहुत अच्छा अटेम्प्ट दे दोगे आराम से, और 30+ आपको टारगेट रखना ही रखना है इसमें जो आपके स्कोर होंगे, और आराम से आप स्कोर कर सकते हो, ये चीज पॉसिबल है। 20 मिनट्स काफी होते हैं इस चीज को अचीव करने के लिए, राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आते ही होंगे और आपको सारे जो सेक्शन है उसको 1 by 1 सॉल्व करना है, आपको पिक नहीं करना है कुछ भी। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं या फिर मुझे नहीं आ पा रहा है सॉल्व करना,
तो वहीं पे उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे टेस्ट देना चाहते होंगे और यहाँ पे जो डिफरेंट वीडियोस हैं वो देखना चाहते हो आप, आपके मैथ्स की, आपकी रीजनिंग की, आपकी इंग्लिश के लिए, तो आपके प्री से लेकर मेंस तक की सारे जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके कवर हो रखे हैं इसी के अंदर, ठीक है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं आपके, मिनी मॉक टेस्ट भी हैं आपके पीओ एंड क्लर्क लेवल के, आपका कंप्यूटर क्लासेस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस, करंट अफेयर, ये सारी ही चीजें आपकी इसके अंदर इंक्लूड हैं बैंकिंग महापैक के अंदर। तो ये 6 एग्जाम्स के लिए आपको कैटर करेगा। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप आरबीआई पे भी फोकस करना चाहते हैं, आरबीआई पे भी आगे फोकस करेंगे, तो आपका ये बैंकिंग महापैक प्लस आरबीआई का जो कॉम्बो कोर्स है ये आपको हेल्प करेगा, जिसमें मतलब अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको ये वाला जो है अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। बैंकिंग महापैक तो सारा का सारा इंक्लूड होगा इसके अंदर, बट इसमें आपके पास जो फेज 1 आरबीआई फेज 1 और फेज 2 आपका इसके अंदर इंक्लूड हो रखा है, ठीक है। आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। edutap.in वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, एंड थर्ड आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस में से भी इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी होगी, एंड नाउ यू आर गोइंग टू इजिली क्लियर द कट ऑफ एंड इजिली क्लियर द आपका जो भी आपका ओवरऑल कट ऑफ आराम से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टेट वाइज एग्जाम होता है, आपके स्टेट में कितना, देखो रियलिटी चेक भी रखना है। अगर आप सपोज सोच के चल रहे हो कि मेरे पास तो लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है वो इतनी जाती है, आप अपने स्टेट की कट ऑफ को ध्यान दीजिएगा। आपकी स्टेट की जो कट ऑफ है अगर 65 आ रही है तो आपके लिए 75 तक भी अटेम्प्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आपके स्टेट की ही कट ऑफ जो है कुछ सालों में, जैसे कि लास्ट ईयर तो कम गई थी बट उससे पहले थोड़ा ज्यादा जाती थी, अगर 75 कट ऑफ जा रही है या 72 73 कट ऑफ जा रही है तो आपको वहां पे ज्यादा ही अटेम्प्ट रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड all the best for your examination.